नमस्कार विद्वान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। उसी क्रम में एक और बेहतरीन कदम आप मेरे साथ बढ़ा रहे हैं। तो चर्चा करेंगे आज व्यक्तित्व के बारे में, और व्यक्तित्व का आज ये अंतिम सेशन रहेगा। आज ये टॉपिक पूरा हो जाएगा व्यक्तित्व अपना। और मनोविज्ञान का ये 12वां सेशन है। अब तक हम 12 क्लास मनोविज्ञान की कर चुके हैं। अगर आप रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लासें आपके लिए हैं। इन क्लासों के जरिए हम जो चर्चा करते हैं वो कर रहे हैं मनोविज्ञान की, शिक्षा मनोविज्ञान जो आपका एक टॉपिक है उसकी। तो आ जाइए सारे बच्चे, फिर करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। कुलदीप जी कह रहे हैं सर चाय पी लीजिए, दोपहर की चाय भैया पीते नहीं है हम। और खुशबू जी आपका स्वागत करते हैं। सुमन जी स्वागत, सरिता जी, कुलदीप जी, मुकेश जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सरोज, कैसे हैं आप सभी? तो चलिए करते हैं शुरुआत, फिर चर्चा करते हैं सीधे, ज्यादा टाइम नहीं लेते। करें शुरू। तैयार हो सारे व्यक्तित्व को एंड करने के लिए? व्यक्तित्व को एंड नहीं करना है, व्यक्तित्व टॉपिक को पूरा करना है। व्यक्तित्व हमें बनाना है। अभी आपका व्यक्तित्व है एक कैसा व्यक्तित्व है? एक बेरोजगार व्यक्ति का व्यक्तित्व है। और अब आपका व्यक्तित्व कैसा बन जाएगा जनवरी 2023 के बाद? एक सभ्य, हालांकि सभ्य तो आप अभी भी हैं, लेकिन 2023 जनवरी के बाद आप जो है वो एक जिम्मेदार नागरिक बन जाएंगे, जो अपने परिवार का भरण पोषण अपने दम पर कर सकते हैं, जो समाज में एक अच्छे मुकाम पर आ जाएंगे आप, और लोग आपकी और ज्यादा जो है क्या करने लगेंगे, इज्जत करने लगेंगे, क्योंकि आपके पास होगा। तो भैया सबसे बड़ा है पैसा, है ना? सबसे बड़ा पैसा है, तो इज्जत तो पैसे की होती है। तो तैयार है ना बहुत सारा पैसा कमाने के लिए? चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। लास्ट सेशन में हमने देखो कितना देख लिया था। लास्ट सेशन में हमने देखो कितना देख लिया था व्यक्तित्व के बारे में। व्यक्तित्व के बारे में हमने ऑलमोस्ट चर्चा कर ली थी। व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना है शायद हमें। हाँ, व्यक्तित्व का मूल्यांकन, और मूल्यांकन करने की पहली जो विधि थी वो थी आत्मनिष्ठ विधि। और आत्मनिष्ठ विधि में सबसे पहली जो विधि थी वो थी आत्मनिरीक्षण विधि। और जैसा कि लास्ट सेशन में हमने चर्चा की थी, आत्मनिरीक्षण का अर्थ क्या होता है? अपना निरीक्षण खुद करना या अपना मूल्यांकन स्वयं करना, यही होती है आत्मनिरीक्षण विधि। जितेंद्र जी स्वागत आपका, कैसे हैं? पूनम जी स्वागत आपका। अयान कैसे हैं आप? क्यूट बॉय, कितने क्यूट हो? हैं? कितने क्यूट हो बताओ? तो आत्मनिरीक्षण विधि के अंदर, सॉरी, आत्मकथा निरीक्षण विधि के अंदर व्यक्ति अपना स्वयं का मूल्यांकन क्या करता है? स्वयं ही करता है, जिसमें व्यक्ति अपने अच्छाई और बुराइयों के जरिए जो है अपना मूल्यांकन करता है। लेकिन ये विधि जो है वो वैज्ञानिक विधि नहीं है, ये विधि वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। ये इसकी दो सबसे बड़ी कमियां हैं। नेक्स्ट जो विधि थी वो थी व्यक्ति इतिहास विधि या जीवन इतिहास विधि। टाइटमैन ने जो है दी थी, इसे केस स्टडी भी कहते हैं। असामान्य व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि बाल अपराधी, समस्यात्मक बालकों का। जो बाल अपराधी टाइप के व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनका अध्ययन केस स्टडी के जरिए किया जाता है। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि केस स्टडी विधि किसने दी थी? टाइटमैन ने दी थी। आप आसानी से याद रख सकते हो, टाइड जो मैन था उसने केस अध्ययन किया, है ना, टाइटमैन ने। ये क्या होता है? ये भी वैज्ञानिक विधि नहीं है ज्यादा। इसमें भी जो रिजल्ट होता है वो 100% सत्य नहीं होता है। इसमें जैसे मान लीजिए कोई बालक है, ए नाम का कोई बालक है, और ये एक बाल अपराधी बालक है। क्या है ये? बाल अपराधी बालक है। बाल अपराधी बालक है ये।
और इसका क्या किया जा रहा है, केस स्टडी जो है वो किया जा रहा है। तो क्या किया जाएगा, जो अध्ययन करता है वो क्या करेगा, अध्ययन करता इस बालक के माता पिता से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, पड़ोसियों से, स्कूल से, ना स्कूल के अध्यापकों, इन सब से इस बालक के बारे में चर्चा करेगा। जैसे ये अध्ययन करता क्या करेगा, इन सब के पास जाएगा और इस बालक के बारे में पूछेगा। जैसे सबसे पहले माता के पास जाएगा, बोला आपका बेटा कैसा है, बचपन में कैसा था, ये जन्म के समय क्या सामान्य जन्म हुआ था या कुछ जैसे ऑपरेशन वगैरह से हुआ था, क्या स्थिति थी। पिता से पूछेगा आपको आपके बेटे का व्यवहार कैसा लगता है, आपने इनके व्यवहार में कुछ ऐसी चीजें नोटिस की जो आपको अटपटी लगी हो, अलग लगी हो। दोस्तों से पूछेंगे कि आपका दोस्त कैसा है, किस तरीके का व्यवहार करता था, ये कैसे कैसे क्या क्या करता था। ये रिश्तेदारों से पूछा जाएगा, पड़ोसियों से पूछा जाएगा और अध्यापकों से पूछा जाएगा। और इन सबसे जो डाटा मिलेगा उस डाटा के आधार पर जो है वो क्या किया जाएगा, इस बालक का व्यक्तित्व तय किया जाएगा। अब मान लीजिए माँ और पिता अपने बेटे की बुराई नहीं करेंगे, ये सीधी बात है। कोई माँ अपने बेटे की बुराई कर देगी क्या, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो। हाँ बेटा बुरा है, लेकिन माँ के लिए तो बेटा है वो, है ना। माँ के लिए क्या है वो, माँ के लिए तो बेटा है वो। और बेटा कैसा भी हो, बेटा तो बेटा होता है या बेटी बेटी होती है। माँ बाप अपने बेटे बेटियों की बुराई नहीं कर सकते। हाँ वो खुद डांट सकते हैं, लेकिन दूसरे के सामने अपने बच्चों की कभी बुराई नहीं करते हैं। आप चाहे कितने भी बेरोजगार हो, आपको वो डांट देंगे कि तू कुछ करता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, है ना। लेकिन दूसरे के सामने हमेशा वो आपकी बड़ाई करेंगे। तो माता पिता बच्चों की बुराइयों को छुपा देते हैं या कमियों को छुपा देते हैं, तो डाटा हमें क्या नहीं मिला, सत्य नहीं मिला। अच्छा पड़ोसियों के पास गया, रिश्तेदारों के पास गया, पड़ोसी जो है वो क्या करते हैं, अच्छाई कम बताते हैं, बुराई ज्यादा बताते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो ओवरऑल जो डाटा निकल के आता है, उस डाटा के आधार पर जो है केस स्टडी का रिजल्ट निकल के आता है। ये भी एक वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है, क्योंकि इसमें 100% सत्यता जो है वो नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो है ये एक अध्ययन करने की एक विधि है। फिर आती है प्रश्नावली विधि। इसके जो जनक थे वो कौन थे, सुक्रांत थे, और मनोविज्ञान में शुरुआत इसकी जो है वो वुडवर्थ ने जो है वो की थी। इसके बाद देखिए प्रश्नावली 4 प्रकार की हो सकती है। पहली है मुक्त उत्तर वाली प्रश्नावली, दूसरी है प्रतिबंधित प्रश्नावली, जैसे एमसीक्यू जो होता है ना, एमसीक्यू ये प्रतिबंधित है, इसमें आपको 4 ऑप्शन में से ही चुनना होता है। चित्रित प्रश्नावली होती है जिसमें चित्रों के द्वारा उत्तर देना होता है, और मिश्रित प्रश्नावली होती है जिसमें सभी प्रकार के प्रश्न होते हैं। और ओपन मुक्त प्रश्नावली क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, आपको कौन सी मिठाई पसंद है, आपको कौन सी मिठाई पसंद है। अब आपके पास सारे ऑप्शन हैं, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपकी मर्जी, आप कुछ भी बताओ, पेड़े बताओ, लड्डू बताओ, राजभोग, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, कुछ भी बताओ। यानी ये हो गई मुक्त प्रश्नावली। दूसरा यही क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 1 2 3 और 4। हो सकता है चारों में से आपको कोई भी मिठाई पसंद ना हो, लेकिन फिर भी आपको इन चारों में से ही चुनना पड़ेगा। फिर भी आपको इन 4 ऑप्शन में से ही क्या करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है ना। तो जो मुक्त उत्तर वाली प्रश्नावली होती है उसमें आपको पूर्ण स्वतंत्रता होती है, और जो प्रश्नावली होती है आपकी प्रतिबंधित, इसमें आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर देना पड़ता है।
अब देखिए आप कि नोट लगा के क्या लिखा है। मिश्रित में क्या आते हैं, सारे आते हैं, और चित्रित में चित्र दिए जाते हैं, चित्र के आधार पर उत्तर देना पड़ता है। 1880 में फ्रांसीसी गाल्टन ने सर्वप्रथम व्यक्तित्व का जो है मापन के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया। याद रखना, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। फिर आती है साक्षात्कार विधि। ये दो प्रकार के हो सकते हैं साक्षात्कार। एक तो आमने सामने बैठकर, साक्षात्कार होता क्या है, एक आमने सामने बैठकर विचारों का आदान प्रदान करना। जैसे साक्षात्कार किसे कहोगे आप, एक तो जैसे मान लो आपका आरएस में सिलेक्शन हो गया तो आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू कहेंगे उसे, साक्षात्कार ही कहेंगे। एक आप मान लो आपकी सगाई हो गई है, आपकी सगाई क्या, आपके घर वाले आपका रिश्ता कर रहे हैं और आपके पिताजी ने कहा कि बेटा आज हमें लड़की वालों के घर जाना है, तैयार हो जाओ, और आप तैयार हो गए, लड़की वालों के घर गए। फिर वहां पर आपको कह दिया, जैसे लड़की आई तो कह दिया कि आप एक बार है ना अलग बैठ के कमरे में और चर्चा कर लो। अब आप बैठे हो और आपकी होने वाली पत्नी बैठी है, अगर आप दोनों की जोड़ी बैठती है तो ये भी क्या है, आप और आप अपनी पत्नी से, यानी आप और सामने वाली लड़की या लड़की और लड़का जो बात कर रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या करती हो, पढ़ी हो, लड़की बताती हाँ, लड़की पूछती आप क्या करते हो, मैं तो अभी रीट की तैयारी कर रहा हूँ, मुख्य परीक्षा की, रीट में मेरे बहुत अच्छे नंबर बने हैं और मुझे विश्वास है कि मैं अब की बार जो मुख्य परीक्षा में भी चयनित हो जाऊंगा। बोलिए तो बहुत अच्छी बात है, मैंने भी रीट का पेपर दिया था, मैं भी जो है रीट क्रैक कर चुकी हूँ और मैं भी रीट की तैयारी कर रही हूँ। ये भी क्या है, एक दूसरे से हम वार्तालाप कर रहे हैं, एक दूसरे की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, एक दूसरे के विचारों को समझ पा रहे हैं। ये भी क्या है, साक्षात्कार है ना। अच्छा, साक्षात्कार, अब लड़की से मिलने से पहले आपको लड़की के पिताजी से मिलना पड़ेगा। पिताजी पूछा, पिता भाई हो, नाम नहीं पूछते वो जनरली, पहले नाम का, क्योंकि नाम तो उनको पता ही होता है, तो वो क्या ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, कितना भाई हो। अब हालांकि उनको पता होता है क्योंकि वो पहले लड़के के पिता से पूछ चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो लड़के का व्यवहार को देखने के लिए, तो लड़का कहेगा साहब 3 भाई, हाँ, कितने पढ़े हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएसटीसी, बीएड, एमएड। अभी क्या करते हो, अभी मैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, तो कौन से में लगोगे। तो मेरा टारगेट तो वैसे फर्स्ट ग्रेड है, बाकी मैं तीनों का ही प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें पहले ज्वाइनिंग मिल जाएगी उसी में ले लेंगे और बाकी आगे देखेंगे। ये भी इंटरव्यू है। देखो, लड़का जब लड़के के पिता से बात कर रहा है तो थोड़ा ऐसे ओवर बता रहा है, और जबकि लड़का लड़की से बात करेगा तो वो थोड़ा ऐसे सत्य की राह पे चलेगा, ऐसे बढ़ा चढ़ा के नहीं बताएगा, है ना। माहौल ये भी क्या है, इंटरव्यू ही है, ये भी इंटरव्यू ही है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि इंटरव्यू जो है वो आमने सामने बैठकर विचारों का आदान प्रदान करना है। 2 प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। आरएस का इंटरव्यू है वो औपचारिक इंटरव्यू है, और विवाह वाला इंटरव्यू है वो भी औपचारिक है, क्योंकि आपको पहले से पता होता है। औपचारिक इंटरव्यू वो होता है जिसमें पहले से तय होता है दिन कि किस दिन इंटरव्यू होना है, स्थान कि कौन से स्थान पर होना है, और विषय किस विषय पे बात होनी है। तो विवाह का इंटरव्यू हो गया, आरएस का, यूपीएससी का, ये सारे औपचारिक इंटरव्यू है। दूसरा होता है अनौपचारिक इंटरव्यू। ये क्या होता है कि इसमें पहले से तय नहीं होता है और अचानक ही सारी चीजें तय की जाती है, आपको विषय वस्तु भी पता नहीं होता है कि आपसे क्या पूछा जाएगा। तो इस तरीके के अनौपचारिक इंटरव्यू जो है वो कहलाते हैं। इसके बाद देखिए वस्तुनिष्ठ विधियां, हमने अभी कौन सी पढ़ी है, अभी हमने जो विधि पढ़ी वो आत्मनिष्ठ पढ़ी, है ना। और अब बात करेंगे हम वस्तुनिष्ठ विधियों की। वस्तुनिष्ठ विधियां वो होती है जो ज्यादा वैज्ञानिक होती है, ये लगभग 100% सत्य होती है, विश्वसनीय होती है और वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होती है, वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होती है। जबकि आत्मनिष्ठ जो विधियां हैं
वो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित नहीं होती है, उसमें जो है वो शुद्धता 100% नहीं होती है। वस्तुनिष्ठ विधियों में सबसे पहले विधि आती है निरीक्षण विधि। जेबी वॉटसन ने इसका प्रतिपादन किया था। यह भी औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार से हो सकता है। निरीक्षण विधि, निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन करना, निरीक्षण यानी आपके कार्य को देखकर आपके व्यक्तित्व का आंकलन करना। जैसे कि आप कोई कार्य कैसे कर रहे हो, एक व्यक्ति जो निरीक्षण करता है, देखो आत्मनिष्ठ विधि के अंदर जो है वो जनरली निरीक्षण करता और निरीक्षण करने वाला एक भी हो सकता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ विधि में ऐसा नहीं हो सकता है। वस्तुनिष्ठ विधि में जिसका निरीक्षण किया जाएगा वो एक पार्ट होगा और जिसका जो निरीक्षण करता है वो अलग होगा, यानी निरीक्षण करता और निरीक्षण जिसका किया जा रहा है वो दोनों अलग अलग होते हैं। मान लीजिए आप एक स्कूल के अध्यापक हैं, ठीक है, और आप पीटीआई हैं। क्या है आप? पीटीआई हैं। गुड आफ्टरनून कविता जी, मीरा मीना जी कैसे हैं आप? यादव मीनाक्षी जी कैसे हैं आप? और देखिए आप जो है वो एक स्कूल में पीटीआई हैं, ठीक है, ये स्कूल है और इसमें आप क्या हैं? पीटीआई हैं। और आपको प्रिंसिपल ने कहा कि हमें क्रिकेट की टीम तैयार करनी है, तो आपको क्या करना है? निरीक्षण करना है। तो गुरुजी क्या गए कि क्लासों में गए और बोला कि कल हम जो है वो कल मैच करेंगे और उस मैच में मैं आपका निरीक्षण करूंगा और उस आधार पर आपका 11 बच्चों की टीम का चयन होगा। किसने कहा? पीटीआई ने कहा। किससे कहा? बच्चों से कहा, सॉरी। पीटीआई ने बच्चों से क्लास में जाके कहा कि कल तुम्हारे मैच होंगे और जो सबसे बेस्ट खिलाड़ी होंगे मैं उनका चयन करूंगा। तो ये जो निरीक्षण है वो कैसा निरीक्षण है? औपचारिक निरीक्षण है। औपचारिक निरीक्षण यानी जिसमें आपको पहले से सूचित कर दिया जाता है, निर्धारित समय होता है, स्थान होता है। लेकिन एक तरीका यह भी था कि पीटीआई को जैसे ही प्रिंसिपल ने कहा, पीटीआई ने कुछ नहीं कहा, बच्चों से कहा कि चलो मैच खेलते हैं, है ना। या जब बच्चे रैंडमली मैच खेल रहे थे स्कूल में, क्योंकि खेलते तो है ही बच्चे स्कूल में, तो बच्चे मैच खेल रहे हैं और पीटीआई एक कोने में खड़ा हो जाता है दूर, और वहां से वो सभी बच्चों का निरीक्षण करता रहता है कि कौन सा बच्चा अच्छा फील्डर है, कौन सा बच्चा अच्छा बॉलर है, कौन सा बच्चा अच्छा बैट्समैन है। तो ये जो निरीक्षण है वो अनौपचारिक निरीक्षण है। तो औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार के निरीक्षण जो है वो होते हैं। औपचारिक में सब कुछ पहले से तय होता है, निरीक्षणकर्ता को भी पता होता है। अनौपचारिक में निरीक्षणकर्ता को पता नहीं, जिसका निरीक्षण किया जा रहा है उसको पता नहीं होता है, स्थान समय कुछ भी पता नहीं होता है। इसके बाद देखिएगा समाजमिति विधि आती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन थे? समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो जे.एस. मोरेनो 1934 में इस विधि द्वारा किसी भी समूह की संरचना का अध्ययन किया जाता है। समाजमिति द्वारा जैसे ये ए बी सी डी एक्स वाई और जेड, ये क्या है? दोस्त हैं, ठीक है, ये क्या है? दोस्त हैं सारे। ये दोस्तों का क्या हो गया? एक समूह हो गया। इस समूह का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? समाजमिति विधि कहलाता है। इस समूह का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? समाजमिति विधि जो है वो कहलाता है। किसी भी समूह का अध्ययन करना समाजमिति विधि के अंदर आता है। नेक्स्ट देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट आता है यह है कि नेक्स्ट आता है आपका रेटिंग स्केल या निर्धारित मापनी। फ्रांसीसी गाल्टन ने इसका जो है विकास किया था। इसमें एक स्केल बना दिया जाता है, ठीक है, स्केल बना दिया जाता है। स्केल यानी एक पैमाना बना दिया जाता है। जैसे हमारे स्कूल में होता है ना कि जिसके 60% से ऊपर आएंगे या 60% आएंगे वो फर्स्ट डिवीजन होगा, है ना, जिसके 50% से ऊपर आएंगे वो सेकंड होगा। ये एक पहले से निर्धारित क्या है? स्केल है। ऐसे ही स्केल बना दिया जाता है, इसको रेटिंग स्केल विधि जो है वो कहा जाता है।
सर्वप्रथम प्रयोग किया था फ्रैंकनर ने और गाल्टन ने 1883 में जो है इसका प्रतिपादन किया था। अगर ये पूछा जाए कि रेटिंग स्केल का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था तो फ्रैंकनर ने, और अगर कहा जाए प्रतिपादक कौन थे तो गाल्टन थे। इसमें 3 या 5 बिंदुओं के आधार पर व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे 5 बिंदु बना लिए, देखने में कैसा है, दिखाई कैसा देता है, सुंदर है कि नहीं है, कि बाल उडेड़ा है। दूसरा व्यवहार कैसा है। तीसरा शिक्षा कैसी है। चौथा नैतिकता कितनी है। और 5वां निर्णय शक्ति कैसी है, यानी डिसीजन मेकर कैसा है। 5 बिंदु बना लिए कि हम किसी के व्यक्तित्व का निरीक्षण करना चाहते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि वो दिखाई कैसा देता है, यानी किस तरीके का उसका जो है वो शरीर है, शारीरिक रूप से कैसा दिखाई देता है व्यक्ति जिसका हम निरीक्षण कर रहे हैं वह। दूसरा, हमने अब बच्चे को देख लिया कि भाई बच्चा देखने में सुंदर है, बिल्कुल ना मोटा ना पतला, ना ज्यादा लंबा ना ज्यादा ठिगना, और बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, तो पहले पे टिक कर देंगे कि भाई दिखाई देने में तो टॉप है। दूसरा हमने क्या कर लिया, व्यवहार देखेंगे अब कि व्यवहार कैसा है, अच्छा व्यवहार है कि चिड़ोकला है कि लड़ाई खोरा है कि कैसा व्यवहार है ना। तो उसके आधार पर हम तय करेंगे कि व्यवहार कैसा है। इसके बाद हम देखेंगे शिक्षा कैसी है, पढ़ा लिखा है और पढ़ाई में कैसा है, एक तो ऐसे ही नॉर्मल है, कमजोर है कि कैसा है। कई लोग विवाह सगाई में मार्कशीट भी देखते हैं। जैसे हमारा एक मित्र था, हमें याद है, तो एक बार उनकी सगाई के लिए आए थे, हालांकि उनसे उनकी सगाई हो नहीं पाई, लेकिन उनके घर पे आए थे। तो चूंकि मित्र थे तो हम वहां पर गए थे। तो लड़की के पिता ने पूछा कि कितने पढ़े हो, तो उन्होंने कहा इतना पढ़ा हूं। तो कहा कि आपकी मार्कशीट दिखाओ, लाओ। तो फिर वो मार्कशीट लाके दिखाया। तो कई लोग ऐसा भी कर लेते हैं, तो इसके आधार पर शिक्षा का पता चल जाता है। और फिर नैतिकता कैसी है, बड़ों के साथ छोटों के साथ। और फिर निर्णय लेने की शक्ति कैसी है, जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसके आधार पर उसके निर्णय शक्ति का जो है वो क्या चल जाए, पता चल जाए। तो इस तरीके से अब जैसे 5 पॉइंट है, तो जिस 3 पॉइंटों के आधार पर यह तय किया जा सकता है कि हाँ 3 पॉइंट अगर सही है तो लड़का अच्छा है, अगर 3 है तो फिर 2 पॉइंट अच्छे हैं तो लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है। यानी इस तरीके से रेटिंग स्केल जो है वो बनाया जाता है। मैं आपको उदाहरण के जरिए बताया है। फिर आता है शारीरिक परीक्षण। इसमें शारीरिक परीक्षण विधि है, शारीरिक परीक्षण किया जाता है। अब आती है प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि कौन सी होती है, आइए इसकी जो है चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने प्रक्षेपी विधि का प्रयोग किया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रक्षेपी विधि के प्रतिपादक कौन थे, तो आप बताएंगे सिगमंड फ्रायड थे। ठीक है। और इन विधियों द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन में दमित इच्छाओं का पता लगाया जाता है। सिगमंड फ्रायड ने चूंकि अचेतन मन का सबसे ज्यादा अध्ययन किया, उन्होंने अचेतन मन को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु माना, इसीलिए सिगमंड फ्रायड ने जो है वो प्रक्षेपी विधि का जो है वो क्या किया था, निर्माण किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रक्षेपी विधि के प्रतिपादक कौन थे, या इसके सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो सिगमंड फ्रायड ने किया था। इन प्रक्षेपी विधियों में सबसे पहला क्या आता है, IBT, इंक बोल्ट टेस्ट। इंक बोल्ट टेस्ट यानी स्याही धब्बा परीक्षण। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रक्षेपी विधि में मन की किस अवस्था का अध्ययन किया जाता है। प्रक्षेपी विधि में मन की किस अवस्था का अध्ययन किया जाता है, तो आप कहेंगे जी प्रक्षेपी विधि में मन के अचेतन अवस्था का अध्ययन किया जाता है। यानी आपके मन में क्या चल रहा है ये जाना जाता है। इसमें आपके मन में क्या चल रहा है इसका अध्ययन किया जाता है, मन की बात जानी जाती है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे चित्र होते हैं, ऐसे क्या होते हैं, चित्र होते हैं। जैसे ये एक चित्र दिखा दिया, ये एक चित्र दिखा दिया, ऐसे चित्र होते हैं, ऐसे
जो पहला विधि है इंक बोल्ट में 10 कार्ड होते हैं ऐसे, और इन कार्डों को दिखाया जाता है। इस विधि के जो प्रतिपादक थे इंक बोल्ट के, वो थे हरमन रोसा, और यह पूछा जाता है कि इंक बोल्ट टेस्ट के जो प्रतिपादक थे कौन थे? हरमन रोसा। 1921 में दिया था इन्होंने, स्विट्जरलैंड के थे ये। और इसमें 10 कार्ड होते हैं, 5 बिल्कुल काले होते हैं और 5 अन्य जो है वो 5 अन्य रंगीन होते हैं। 5 जो ये रंगीन होते हैं, इसमें 2 काले होते हैं, 2 लाल होते हैं और 3 अन्य रंग के जो है वो होते हैं। यानी 2 काले लाल होते हैं और 3 अन्य रंग के होते हैं। अब देखो ये चित्र जो है ना, इन चित्रों के आधार पर जो है वो व्यक्ति के मन की जो है वो क्या की जाती है, पता लगाया जाता है। जैसे पहला चित्र है, इसमें तुम्हें क्या लग रहा है कि इस चित्र में क्या है? क्या है इस चित्र में? तो कोई ये कहेगा कि सर जैसे मेरे मन में क्या चल रहा है मैं देखता हूं, आप भी सोचो इसमें क्या है। 1 नंबर चित्र, 1 नंबर चित्र को देख के, है ना, मैं नंबर लगाता हूं, फिर अपन देखते हैं कि मेरा मन और आपका मन कैसा है ना। आप अपना अपना कमेंट में लिखना, आप अपना कमेंट में लिखना। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है, मैं जब चित्र को देख रहा हूं कि पहला जो चित्र है ना, उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे एक लड़की है और एक लड़का है, और ये जिम में जो है वो क्या कर रहे हैं? जिम कर रहे हैं, है ना। और ये शायद एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, इसलिए साथ साथ में एक दूसरे को देखकर क्या कर रहे हैं? जिम कर रहे हैं। जबकि जो दूसरा चित्र है उसमें ऐसा लग रहा है कि कोई मेंढका है ना, मेंढक है। और तीसरा चित्र जो है वो, इसमें ऐसा लग रहा है कि 2 दोस्त हैं और दोनों ऐसे ऐसे ताली बजा रहे हैं कोई काम करने के बाद, या फिर ये दोनों नाच रहे हैं। ठीक है, सर्दियों का मौसम है और इन्होंने कोट पहन रखा है। सर्दियों का मौसम है और इन्होंने कोट पहन रखा है। देखो हर व्यक्ति के मन की अलग बात है, लेकिन ये बात तो निश्चित है, ये बात तो क्या है? निश्चित है कि हाँ, दूसरे में इन्होंने चमगादड़ बताया है। बिल्कुल आपके मन में हो सकता है ऐसा। हर व्यक्ति के मन में क्या है वो इससे पता चल जाएगा। आपके मन में क्या चल रहा है इस इन चित्रों से पता जो है वो चल जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आता है टीएटी टेस्ट विधि। इसको थेमेटिक एप्रोप्रिएशन जो है टेस्ट कहते हैं, और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण इसको कहा जाता है। प्रतिपादक थे मार्गन व मुर्रे। 1935 में इन्होंने दिया था टीएटी को। और 30 कार्ड होते हैं, 1 कार्ड खाली होता है, टोटल 31 कार्ड होते हैं। टोटल पूछेंगे तो आप कितने कार्ड बताओगे? 31 कार्ड होते हैं। और 10 इसमें पुरुष के होते हैं, 10 महिला के होते हैं, 10 दोनों के साथ होते हैं और 1 कार्ड खाली होता है। अब इसमें भी क्या होता है? चित्र दिखाया जाता है ना, चित्र दिखाया जाता है। जैसे लड़की लड़के को साथ साथ बैठे दिखा दिया, लड़की और लड़के को एक दूसरे के कंधों पे हाथ डाले हुए दिखा दिया, लड़की को अलग दिखा दिया, लड़के को अलग दिखा दिया। एक चित्र में इनको हंसते दिखा दिया, एक चित्र में मुंह लटकाया दिखा दिया, यानी उदास हुआ हुआ दिखा दिया। ऐसे करके 30 कार्ड होते हैं और फिर इनको चित्र दिखा के ये पूछा जाता है कि बताओ तुम्हें क्या लग रहा है, बताओ तुम्हें क्या इन चित्रों से समझ में आ रहा है। यानी चित्र देखने के बाद आपके मन में क्या हो रहा है, आपका मन में जो है वो क्या इसका जो है वो सार निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से जो है वो इसमें देखा जाता है। और 14 वर्ष से अधिक आयु के लिए ये उपयुक्त है। क्वेश्चन पूछा जाएगा टीएटी किस आयु वर्ग के लिए उपयुक्त है? 14 वर्ष से अधिक के लिए है। और फिर आता है सीएटी, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। इसको कहते हैं बालक अंतर्बोध परीक्षण। प्रतिपादक थे लियोपोल्ड बैकल, 1948 में दिया था। और 10 कार्ड होते हैं इसमें जो कि जानवरों के होते हैं। देखो 10 कार्ड है ना, जानवर, ये वो साइकिल चला रही है लोमड़ी, ये सारे चित्र जो है जानवरों के होते हैं। और 3 से लेकर और 11 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए उपयोगी है। और इसका जो विकास किया था वो डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिश ने जो है किया था। इसके बाद आता है FWAT विधि, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें इस तरीके की एक जो हो शब्दों की सारणी होती है। क्या होती है? शब्दों की सारणी होती है। जैसे हेड, ग्रीन, वाटर, टू सिंग, डैड, लॉन्ग, शिप, है ना, टू प्ले। इस तरीके से शब्दों की एक सारणी जो है वो होती है। और
प्रतिपादक है इसके फ्रांसिस गाल्टन 1879 में। सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो युंग व फ्राइड ने किया था। इसमें 50 से 100 शब्द होते हैं, 50 से लेकर इसमें जो है वो 100 शब्द होते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे बच्चे से कहा जाता है कि इनमें से तुम्हें कौन से शब्द अच्छे लगते हैं, है ना, उस पे तुम गोला कर दो, ठीक है, गोला कर दो इस तरीके से। नेक्स्ट देखिएगा SCT आता है, सेंटेंस कंप्लीट विधि। इसमें क्या होता है, सेंटेंस को अधूरा छोड़ दिया जाता है, यानी रिक्त स्थान दिए जाते हैं इसमें, और रिक्त स्थान के आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाता है। इसमें रिक्त स्थान होते हैं और आपको रिक्त स्थान में भरना होता है, और ये क्वेश्चन जो है वो आपके अचेतन मन से संबंधित होते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको एक उत्तर देना पड़ेगा और उस उत्तर के आधार पर आपके मन का अध्ययन किया जा सकता है। पाइने और टेंडलर ने ये दिया था 1930 में। अधूरे वाक्य का परीक्षण है, अधूरे वाक्य को पूरा करना होता है, और सबसे पहले प्रयोग किया था एबिंगहॉस ने। इसके बाद आता है आपका नाटक या अभिनय विधि। इसके प्रतिपादक थे JL मोरेनो। इसमें क्या किया जाता है, अभिनय किया जाता है, और अभिनय के जरिए ये पता किया जाता है ना, अभिनय के जरिए आपके अचेतन मन का जो अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक छोटा सा रामायण का शो किया, तो पूछा जाता है कौन क्या बनना चाहता है, कोई कहेगा रावण, गुरुजी मैं रावण बनूं, तो बच्चे का मन को पता चल रही है नहीं, बच्चे के मन में क्या चल रही, तो इस तरीके से। इसके बाद आता है आपका SAT सीनियर अप्रिसिएशन टेस्ट, यानी प्रौढ़ बोध परीक्षण। ये प्रौढ़ों के लिए है, लियोपोल्ड बैकल थे ये, और 16 कार्ड होते हैं इसमें। 50 वर्ष से अधिक लोगों के उम्र के व्यक्तियों के लिए होता है। जैसे ये सारे जो घर के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन पे है। जैसे देखो ये एक चित्र है जिसमें पूरा परिवार खाना खा रहा है, ये एक चित्र है जिसमें कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, ये एक चित्र है जिसमें एक ताऊ और ताई गार्डन में बैठे हैं, और एक जवान लड़का और एक लड़की एक दूसरे से किस करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। और इधर इस तरीके के ये चित्र हैं, और इन चित्रों को दिखाकर जो है वो जो व्यक्ति 50 साल की आयु के ज्यादा के हैं उनका टेस्ट किया जाता है कि तुम्हारे मन में इन चित्रों को देखने के बाद क्या भाव आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो चित्र होते हैं, हाँ, फ्री वर्ड में गोला करने के बाद क्या करते हैं। देखो गोला करने के बाद करते क्या है, ये बहुत सिंपल सी बात है। आपको ऐसे वर्ड दे दिए गए, आपसे जैसे वर्ड दे दिया गया टू किस, है ना, टू किस हो गया, ब्रदर, लाई, लुक, इनमें फ्रेंड्स, नाइस, वुमेन, ये बहुत सारे शब्द होते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में जो चल रहा है ना, उसी आधार पर आपको इसमें से ये कह दिया कि आप इसमें से 10 वर्ड को चयन करें, 10 वर्ड का चयन करें, और उसके आधार पर पता लगाया जाता है कि आपने इसमें से कौन से वर्ड, जैसे किसी बच्चे को पीला कलर पसंद है तो वो येलो सिलेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। किसी को धन की बहुत लालसा है तो वो मनी को सिलेक्ट करेगा। जैसे किसी के मन में जो भी चल रहा है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो शब्द को सिलेक्ट करेगा, और इसी आधार पर जो है वो क्या किया जाता है, ये पता लगाया जाता है कि आपके अचेतन मन में क्या चल रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा मोजेक परीक्षण है, इसके प्रतिपादक थे मार्गरेट लोवेनफील्ड। इसके बाद चित्र कहानी बनाओ विधि, प्रतिपादक थे स्निडमैन। ये ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल नहीं लिखी है। चित्र बनाओ विधि में क्या होता है, आपको चित्र दे दिया जाता है ना, चित्र दे दिया जाता है एक, ये जैसे चित्र दे दिया है ना, एक चित्र दे दिया इस प्रकार का आपको, यहां पर कौवा बैठा है। अब आपको कहा जाएगा कि इसको चित्र को देखो और कहानी लिखो। घर पेड़ व्यक्ति परीक्षण होता है, इसके प्रतिपादक बक थे, डॉक्टर A पर्सन परीक्षण है।
इसके मेक ओवर थे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये पूछे ही नहीं गया आज तक कभी। इसके बाद है मनोविश्लेषण विधि। मनोविश्लेषण विधि के इसमें दो तरीके का होता है, एक तो स्वतंत्र साहचर्य विधि और एक होता है स्वपन विश्लेषण विधि। दोनों के ही जो प्रतिपादक थे कौन थे? सिगमंड फ्रायड थे। स्वतंत्र साहचर्य और स्वपन विश्लेषण विधि में क्या होता है, आपको हिप्नोटाइज किया जाता है और आपके स्वप्नों का क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है। नोट लगा के कहा है कि व्यक्ति मनोविज्ञान के जनक एडलर है। सीएटी और टेस्ट का भारतीय रूपांतर डॉक्टर उमा भारत चौधरी ने किया था 1960 में, और एससीटी टेस्ट का एलन दुबे व अर्चना दुबे ने 1987 में भारतीय रूपांतरण किया था। ये आपका टॉपिक हो गया व्यक्तित्व का कंप्लीट। इसकी पीडीएफ आपको अभी जो है वो अगले 10 मिनट में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। 2 बजे आपसे फिर से मुलाकात करेंगे और कल नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। शायद कल अधिगम टॉपिक की अपन जो है शुरुआत करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा है? अधिगम है। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत